आज हम लेसन 12th क्लास का एक चैप्टर है हमारा सदिश बीजगणितीय, उसको हम पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि हमारा जो फिजिक्स में पोर्शन है वो हमारा 11th से शुरू हो जाता है वेक्टर का, और उसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा जानते भी होंगे। लेकिन आज जो शुरुआत हो रही है वो क्या है कि हम जानते हैं 9th से पढ़ते आ रहे हैं कि दो तरह की राशियाँ होती हैं, एक होती हैं सदिश और एक तरह की होती हैं अदिश। एक सदिश और एक अदिश राशियाँ। तो अदिश जानते ही हैं जिनको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, और सदिश होती हैं जिनको डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। तो अदिश तो नॉर्मली जो फिजिक्स में पढ़ते हो आप, समय हुआ आपका, ताप हुआ, और ये हमारे जिनको डायरेक्शन की ज़रूरत होती है बलागुण हुआ। ठीक है, तो आज हम मैथ्स में पढ़ रहे हैं तो बलागुण भी पढ़ेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, पहले उनको निरूपण करेंगे, कैसे करते हैं सदिश को, कैसे लिखते हैं। तो किसी को भी लिखने का क्या तरीका है, हमारा होते क्या है सदिश, ए बी एक रेखाखंड होता है जिसमें प्रारंभिक बिंदु ए और अंतिम बिंदु बी होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सदिश, और डायरेक्शन ए से बी की ओर। अगर मैं इसको बी ए लिख देती, बी ए लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे बेटा, बी ए, बी से ए की ओर। तो ये क्या होगा, हमारा सदिश का निरूपण। तो हम किसी भी सदिश को ए से बी की ओर लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम जानते भी हैं। आज जो हम इनके डिटेल पढ़ेंगे वो थोड़ा इसके बाद पढ़ेंगे। होते कैसे कैसे हैं सदिश। एक तो हमारे होते हैं समान सदिश। समान सदिश कैसे होंगे, जिनका परिमाण इक्वल होगा, डायरेक्शन कैसी भी हो सकती है। और दूसरी बात, लिखने का इनका जो तरीका है हमारा वो क्या होता है, जैसे हमने कोई कोऑर्डिनेट एक्स वाई कहा, तो ये एक्स वाई हम कोऑर्डिनेट में पढ़ते थे कि जैसे हमने यहाँ ये पॉइंट है एक्स और वाई, ये एक्स अक्ष पे तो एक्स की दूरी है और वाई अक्ष पे वाई की दूरी है, तो हमारा ये कोऑर्डिनेट एक्स वाई होगा। इसको हमने जब कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था तो हमने इसको पढ़ा था एक्स प्लस आई वाई। तो हम उसको एक्स अक्ष को क्या बोलते थे हम, वास्तविक, और इमेजिनरी पार्ट बोलते थे हम वाई को। तो ये क्या था हमारा एक्स प्लस आई वाई, कॉम्प्लेक्स में बता रहे हैं। और आज नंबर आया है हमारा सदिश का। तो सदिश को लिखने का क्या तरीका होना चाहिए, यानी उसके साथ साथ डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो यदि किसी का हमें सदिश लिखना है तो उस डायरेक्शन में हमारे पास इकाई सदिश होना चाहिए। तो एक्स अक्ष की दिशा में यदि इकाई सदिश आई, और इसको कैप से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं इसको, किसी भी सदिश के ऊपर कैप लगा दें तो वो उसका इकाई सदिश कहलाता है। और वाई अक्ष की दिशा में जे, तो अगर मुझे किसी को लिखना है 3 4 आई, 4 को लिखना है सदिश के रूप में, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, 3 + 4 3i + 4j। ये क्या है हमारा किसी भी सदिश को लिखने का तरीका। अब सदिश बता रही थी मैं कितने तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे समान सदिश, विपरीत सदिश। सदिश तो वही है, ए वेक्टर का विपरीत सदिश -a, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इकाई सदिश जिसका परिमाण 1, और ये होते हैं, बहुत सारे होते हैं समांतर सदिश, समतलीय सदिश, नाम से ही पता चल रहा है। ये समतलीय सदिश कौन से होते हैं, वे सारे सदिश जो इस समतल के समांतर हों, वो हमारे समतलीय सदिश। और हमारा शून्य सदिश, शून्य सदिश कैसे होते हैं, जो जहाँ से स्टार्ट किया वहीं से अंत, तो उसी पॉइंट से उसी पॉइंट तक परिमाण सदैव 0, ये क्या होते हैं हमारे शून्य सदिश। तो ये थे कुछ, और बहुत सारे हैं। सह आदिम सदिश, ये कैसे होते हैं, जो किसी एक ही पॉइंट से निकलते हैं, जिनका प्रारंभिक बिंदु एक पॉइंट होता है, वो कैसे होते हैं हमारे सह आदिम सदिश। तो इन सदिशों के टाइप के बाद हम देखते हैं कि हम किसी का परिमाण कैसे निकाल सकते हैं। मापांक सदिश, परिमाण कैसे निकाला जा सकता है, यानी मापांक कैसे ज्ञात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें कह रही हूँ कि हम फिजिक्स में 11 से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन
थोड़ी सी इसकी डिटेल अगर भूल गए होंगे आप तो मैं उसके बारे में बता रही हूँ। मापांक कैसे डिनोट करेंगे, अगर कोई भी सदिश है तो परिमाण, ये जानते हो आप, किसी का भी हम मान निकालना हो, परिमाण निकालना हो तो उसको कैसे करेंगे, मॉड से डिनोट कर देंगे। अब ये है हमारा परिमाण मापांक लिखने का मेथड। दूसरा, अगर हमें किसी का इकाई सदिश निकालना है, इकाई सदिश ज्ञात करना है, ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, तो किसी दिए गए सदिश को उसके परिमाण से भाग करने पर उसका इकाई सदिश ज्ञात हो जाएगा। अब ये तो थी हमारी सदिश की बात। अगर हम किसी बिंदु की स्थिति सदिश निकालते हैं, बिंदु का स्थिति सदिश कैसे, ये तो हमारा वेक्टर है, केवल वेक्टर तभी ज्ञात किया जा सकता है जब हमारा किसी रेखा के रूप में हो, रेखाखंड के रूप में हो। तो हमें किसी बिंदु का क्या निकालना है, स्थिति सदिश कैसे ज्ञात करेंगे। अगर किसी बिंदु P, जैसे मैंने ये लिया, हमने कहा x y, अभी मैं 2 क्वाड्रेंट की बात कर रही हूँ, 3 क्वाड्रेंट तक है इसमें x y और z 3D के अंदर, तो हमारा इंटर में 3D से संबंधित काफ़ी पोर्शन है। ये है हमारा, अभी मान लिया x y की बात हो रही है, अगर z भी लेती हूँ मैं इसमें तो x y z। अब स्थिति सदिश कैसे, किसी यदि बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु को x y, मैं इसको बिंदु को p वेक्टर नहीं लिख सकती, क्योंकि P कोई भी वेक्टर अगर लिखना है तो कैसे लिखे थे, रेखाखंड की फॉर्म में लिखेंगे, और रेखाखंड ये है नहीं, ये है बिंदु, तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखते हैं। यदि O के सापेक्ष किसी बिंदु से मिला लीजिए उसको, तो हमारा ये O P वेक्टर बन जाएगा। O के सापेक्ष किसी बिंदु, और P आज मैं 3D में ही ले रही हूँ, सारा हमारा क्वेश्चन ऐसा ही है। बिंदु P x y z की स्थिति सदिश कैसे लिखा जाएगा, OP वेक्टर के रूप में। और वो कैसे लिखा जाएगा, x i, ये x अक्ष पे है, ये y अक्ष पे है, और ये z अक्ष पे। तो ये क्या है हमारे i j के x y और z अक्ष के अकॉर्डिंग इकाई सदिश। तो ये क्या है हमारा, किसी भी बिंदु को लिखने का मेथड। अगर मुझे ये नहीं लिखना है, O के सापेक्ष मैं नहीं ले रही हूँ, केवल बिंदु P दिया हुआ है, तो मुझे हिंदी में लिखना पड़ेगा कि बिंदु P का स्थिति सदिश। अगर हम OP नहीं लिख रहे तो ये लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, और ये क्या लिखेंगे हम, xi प्लस yj प्लस zk, और इस स्थिति सदिश को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो किसी की पोजीशन वेक्टर निकालनी हो तो किसी O के सापेक्ष ले लेंगे, तो उसको वो वेक्टर बन जाएगा हमारा, और तब हम इसका वैल्यू निकालेंगे। अब चलते हैं आगे। द्विकोजाएं, द्विकोजाएं होती क्या हैं। अगर हमने कोई सदिश दे दिया xi प्लस yj प्लस zk, ये सदिश दिया है, और हमें इसकी द्विकोजाएं, द्विकोजाएं किसको बोलते हैं, किसी भी सदिश की x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष से कितना कितना कोण बनाता है, उनके कोण की कोज्या। तो अब जैसे ये मैं लिख रही हूँ, कोई पॉइंट है, दिखाई नहीं देगा हमें यहाँ, लेकिन वो यहाँ है बिंदु, और उसका x अक्ष से झुकाव, y अक्ष से झुकाव और उसका z अक्ष से झुकाव, उनको बोलते हैं द्विकोजाएं। अक्षों से झुकाव क्या कहलाएगा, द्विकोजाएं। और ये क्या क्या होंगी, 3 होंगी, 3 अक्ष हैं तो 3 होंगी, जिनको किससे डिनोट करेंगे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कोस गामा से। और कैसे लिखी जाएंगी, किसी का भी द्विकोजाएं कैसे लिखी जाती हैं, x अपान अंडर रूट, एंगल निकाल रहे हैं हम, मापांक इसका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कॉस बीटा y अक्ष से झुकाव, y अपान अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और z अपान x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये क्या है हमारी द्विकोजाएं, और इनको हम LMN से भी डिनोट करते हैं। और अगर मैं इनको हल करने लगूं और इनकी रिलेशन निकालें
तो होगी क्या, अगर हम इनको तीनों का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, देखो कैसे, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, तो 1 वैल्यू आएगी। तीनों का स्क्वायर करने पर 1 वैल्यू आएगी। इट मीन्स एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये आपके क्वेश्चन बहुत सारे दिए हुए हैं। आपको किसी ने कहा कि i माइनस जे की द्विकोजाएं बताइए। द्विकोजाएं मीन्स तीनों, भले यहाँ i और j दिया हुआ हो, तो क्या हो जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट वाई एक्सिस से झुकाओ 1 अपॉन अंडर रूट और ये है हमारा 0। तो द्विकोजाएं तीनों होंगी। ये नहीं है कि i और j दिया हुआ है तो केवल 2 ही लिखेंगे। अब इसके बाद ये थी हमारी द्विकोजाएं। अगर कहीं कहा है कि अक्षों से तीनों से समान कोण बनाता है तो द्विकोजाएं बताइए। तो अगर हमने कहा अक्षों से समान कोण बनाता है तो बीटा को भी अल्फा ही लिख लेंगे और गामा को भी अल्फा ही लिख लेंगे। अक्षों से यदि समान कोण बनाता है तो उसकी द्विकोजाएं बताइए। ये कितना हुआ हमारा 3 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 और हमारा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/3 एंड कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3। अब आप सोच रहे होंगे कॉस अल्फ़ा उसने कहा था तीनों की समान हैं, तो द्विकोजाएं कितनी हो जाएंगी उस क्वेश्चन की, ये देखो 1 अपॉन अंडर रूट 3। बेस समझा रही हूँ, आप आराम से इसके क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएंगे। इन्हीं पर आधारित है, बहुत हल्का पोर्शन है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो ये थी हमारी द्विकोजाएं, दो कोणों के बीच का कोण। कभी कभी कह देता है कि हमने सदिश दे दिया और उसने कहा है कि एक्स अक्ष से एक्स अक्ष और इसके बीच बना कोण बताइए, तो कैसे करेंगे हम, उनके बीच में आपको सीधा सीधा कॉस अल्फ़ा का मान निकलवा रहा है वो। अब किसी सदिश के 2 घटक होते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के घटक। देखो जैसे हम इक्वेशन बनाते थे 2x + 3y = 4, तो उसमें हम देखते थे अचर कौन है चर कौन है। तो ऐसे ही यहाँ कितने घटक हैं, 2 घटक हैं, एक तो अदिश घटक होंगे और एक सदिश घटक। अदिश कौन से हैं, अदिश घटक हैं x y z और हमारे i j k कैसे हैं हमारे सदिश घटक। तो ये थी हमारी घटक की बात। इन्हीं पर जो हमने पूरा कोऑर्डिनेट में पढ़ा है वही क्वेश्चन हमारे यहाँ वेक्टर में है। देखो बेटा, अगर हम ये पूछते हैं कि ये A बिंदु है, ये B बिंदु है और इसको विभाजित करने वाले m/n में उसके स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, अगर 2 बिंदु दिए हुए हैं। हर क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, कैसे करेंगे। देखो मैंने वेक्टर नहीं लिखा, वेक्टर नहीं लिखना है, ये वेक्टर नहीं है, ये पॉइंट हैं हमारे। तो मैं क्या कह रही हूँ, यदि 2 बिंदु P तथा Q दिए हैं, इनके PV दिए हुए हैं, PV मीन्स पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश दिए हैं, तब m/n में विभक्त करने वाले, हमने पढ़ा है ये 9th-10th में, वहाँ हमने कोऑर्डिनेट में पढ़ा था और यहाँ हम सदिश में पढ़ रहे हैं। विभक्त करने वाले बिंदु C का PV। अच्छा, 2 कंडीशन हो सकती हैं। क्या आप लिखना चाहें इसको O के सापेक्ष ले सकते हैं, तो फिर मुझे ये नहीं लिखना पड़ेगा, OP लिखना पड़ेगा, OQ लिखेंगे और यहाँ हमारा OC लिखा जाएगा। तो आज तो मैंने लिखा ही नहीं, विभक्त करने वाले बिंदु C का स्थिति सदिश। अब 2 बात हैं, वहाँ भी हमने यही पढ़ा और यहाँ भी यही पढ़ेंगे। बाह्य विभाजन, ये कौन सा हमारा चल रहा है, अंतः विभाजन, और दूसरा पढ़ेंगे हम बाह्य विभाजन। तो अगर ऐसी बात है तो जैसे हम पढ़ रहे थे, हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पॉइंट दे देता था आपको xy, x2 y2, तो हम क्या करते थे, x × n प्लस y x2 × m/m + n, और यही यहाँ लिखेंगे
कोऑर्डिनेट थोड़ी दिए हुए हैं, यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर। तो देखते हैं बेटा अंतःविभाजन में C का PV, देखो मैंने नहीं लिखा, ऐसे लिख नहीं सकते क्योंकि कोई भी बिंदु वेक्टर नहीं कहलाएगा जब तक कि वो एक रेखाखंड की फॉर्म में नहीं होगा। तो ये क्या है हमारा C का PV। लिखना कैसे है, देखो M इंटू B का PV, बिल्कुल वही है, बस वहाँ कोऑर्डिनेट लिख देते थे, यहाँ पॉइंट की पोजीशन वेक्टर लिखनी है। M इंटू B का PV प्लस N इंटू A का PV। PV मीन्स पोजीशन वेक्टर। तो ये तो हुई हमारी अंतःविभाजन। अब आ जाएं बाह्य विभाजन, बीच में माइनस लग जाता था, यहाँ भी बिल्कुल वही काम है। C का PV, अब यहाँ मिस्टेक करते हैं तो इसलिए ध्यान देना, मैंने ऐसा तो नहीं लिखा A का PV इंटू N, मैंने पहले ही सिखाया है कि M इंटू B और N इंटू A का PV, तो बस बीच में माइनस लगाएंगे। M इंटू B का PV माइनस N इंटू A का PV अपॉन M माइनस N। ये क्या है, हमारे जो पॉइंट दिए हुए हैं, अगर उनकी पोजीशन वेक्टर दी हुई है तो हम उनको M/N में कैसे विभक्त कर सकते हैं और उस बिंदु का PV क्या होगा। तो इसी क्वेश्चन के आधार पर अगर हम आपसे पूछने लगें कि A और दिए गए A तथा B बिंदु का मध्य बिंदु का PV, तो कैसे ज्ञात करेंगे। देखो भाई मध्य बिंदु किसे बोलते हैं, 1 1, क्या बोलेंगे इसको, 1 और 1। तो ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू B का PV प्लस 1 इंटू A का PV अपॉन 2। और मैं अगर ये फॉर्मूला ना भी बताती तो भी मुझे पता था x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो यहाँ x1 y1 तो है ही नहीं, यहाँ क्या है हमारे पॉइंट। अब देखते हैं, ये हो जाएगा, बस ये m तो है नहीं, m की जगह कौन है आज हमारा यहाँ 1, b का PV प्लस a का PV अपॉन 2। तो हम इसे या ना लिखना चाहें तो मैं o के सापेक्ष कह सकती हूँ कि OB वेक्टर प्लस OA वेक्टर अपॉन 2। ये क्या है हमारे विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। अब देखो बेटा, ये तो हमने पढ़ लिया। अब करेंगे हम, जैसे हमने कोई पॉइंट दिया है, सीधा सीधा हमने ये पॉइंट लिख लिए और ये हमारा 2 3 में। अब 2 इंटू, हमने किसको यूज किया था पहले, ये A है ये B है, तो 2 इंटू B, 2 इंटू 2i प्लस j प्लस 0। देखो बेटा B का PV ये A बिंदु है, ये हमारा B बिंदु है, तो 2 की मल्टीप्लाई इसके PV में हुई प्लस 3 की मल्टीप्लाई इसके A के PV में हुई और अपॉन हल करेंगे और इसका आंसर। तो ये है हमारे पॉइंटों को विभाजित करने वाले बिंदु का PV कैसे ज्ञात करते हैं। अब सदिशों को जोड़ते और घटाते कैसे हैं, योग व व्यकलन। अब नॉर्मल तो हम जानते हैं भाई, अगर हमें यहाँ जोड़ना पड़े तो i में i जुड़ जाएगा, j में j और k में k जुड़ जाएगा। ये तो कब है, जब हमें नॉर्मली ऐसे ही संख्याएं दी हुई हैं तब जोड़ना। लेकिन अगर मैं आपको
ऐसे दे दूंगी, वेक्टर ऐड कीजिए इनको, इसकी वैल्यू निकालिए, तब कैसे करेंगे? ठीक है, अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तब हम कैसे करेंगे? यहाँ आप अपने आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे कैसे निकालना है, AC का मान निकालना है या CA का। अगर मुझे CA का मान निकालना है तो मुझे उधर से लिखना पड़ेगा। तो अगर मुझे, देखो ये दो चीज़ नहीं है, एक ही चीज़ है लिखने का मेथड। क्या? कि मुझे AC निकालना है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, बस इसके एरो पे मत जाइए भी फिलहाल। हमने किसका मान निकालना है? AC का मान निकालना है। तो हम इन A और C के बीच में तीसरा पॉइंट है B। क्या मैं दोनों के लिए एक ही बात बता रही हूँ, ना जोड़ना और ना ही उनको माइनस करना। तो देखो AC है, तीसरा पॉइंट कौन है हमारा? B। उस B पॉइंट को बीच में लगा दीजिए एरो। अब ये तो मैंने अपने अकॉर्डिंग किया, अब मैं इस पे जा रही हूँ फिगर पे। AB जैसा मैं बोल रही हूँ ऐसा ही है क्या? सही है, इसको तो लिखा रहने देंगे। अब BC, B से C की तरफ, ये भी सही चल रहा है, तो यही आ जाएगा। तो आप इसको बोलते हो योग। पर अगर इसी क्वेश्चन में मैंने ऐसे कहा, देखने में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अब देखेंगे क्या डिफरेंस आएगा हमारा। अब मुझे इसमें ऐड करना है, तो मैंने क्या किया? AC लिया, मुझे जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको, और इसके बीच में ऐसे ही जैसे बिना देखे चित्र लिखना है, AB प्लस BC। अब जैसा मैंने लिखा सही लिखा क्या? AB, लेकिन उसका क्या है? BA, तो आप इसको माइनस AB कह देंगे। देखो जरा, मैंने क्या बोला था? AB, लेकिन ये कौन है? BA, तो आप माइनस BA कहना चाहें BA कह दो। BC सही चल रहा है। अब ये कितना हो जाएगा हमारा? तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये क्या है? हमारे योग और व्यकलन। अब जब हम वेक्टर पढ़ ही रहे हैं तो इसमें बहुत सारी बातें होंगी। अभी तो हमने जोड़ना, घटाना, गुना सब सीख ही रहे हैं। तो अगर हमारे पास कहीं दो वेक्टर दिए हैं, जैसे हमारे पास दो रेखाएं दी हुई थी, उनके बीच का हमें एंगल निकालना था, तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला था। यहाँ हमारे पास दो बातें हो सकती हैं। कैसी? देखो, अगर मुझे सदिशों की गुणा करनी है तो सदिशों की गुणा करने के लिए मुझे क्या चाहिएगा? दो बात हैं, एक तो अदिश गुणन और दूसरा है सदिश गुणन। तो अदिश गुणन कौन सी होती है? जब हमारा गुणा करने के बाद अदिश आए। जैसे आप लोग गुणा करते हो किसी की, तो सदिशों की गुणा करने पर आपका क्या आया? 6 आया, 5 आया, 4 आया। सोल्व करने पर एक अदिश संख्या आई, और ये क्या होती है? हमारी सदिश आए गुणा करने पर। अब अदिश 2 की गुणा करनी है, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे हमारे कुछ। वो कौन से होंगे? इसमें तो आएंगे भाई हमारे कार्य से संबंधित, और इसमें आएंगे हमारे बलागुण से संबंधित। तो ये है हमारा सदिश, और ये है हम अदिश, और ये हैं हमारे सदिश। देखते हैं कैसे कैसे, एक एक को देखते हैं। यदि दो सदिश A और B हैं, तो उनकी जो हम अदिश गुणन करेंगे, किससे डिनोट होगी वो? A डॉट B से। अब मुझे इसकी वैल्यू भी चाहिए A डॉट B की। देखते हैं कैसे? A डॉट
बी बराबर इनके परिमाण और इनके जो बीच का एंगल होगा वो कॉस थीटा। एक और चीज़ है यहाँ, जब हम सदिशों के बीच का एंगल निकालते हैं, अगर मैंने ऐसे बनाया तो किसी भी बिंदु से निकलते हुए दो सदिशों के बीच का कोण निकालना है, तो ये थीटा कहा। और अगर मैंने ये लिख दिया और ये ए लिखा और ये बी लिखा है, तब हमेशा ये कोण नहीं होगा। कौन सा कोण आएगा? जिस पॉइंट से वो बाहर निकल रहे हैं। तो अब कौन सा कोण लिया जाएगा? ये वाला 180 माइनस थीटा। तो ये क्या है हमारा? दो सदिशों के बीच का कोण लेने का मेथड। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब अगर मैंने ये लिख ही लिया है कॉस थीटा, तो मैं यहाँ से ये लिख सकती हूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये अपॉन में आ जाएगा ये क्या हो जाएगा हमारा? बीच का कोण निकालना। अब डिपेंड क्या करेगा कि अगर ये 90 डिग्री हुआ तो कॉस 90 वैल्यू 0। यदि ए और बी के बीच का थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, अर्थात परस्पर लंब हैं, तब यहाँ रखेंगे वैल्यू a डॉट b बराबर मापांक a मापांक b कॉस 90, और ये हो जाएगा तो क्या कंडीशन है कि अगर दो सदिश परस्पर लंब हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट कैसी होनी चाहिए? 0। और अगर इनके बीच का कोण 0 डिग्री है, अर्थात समांतर हैं, तब ये हो जाएगा हमारा, चाहे तो यहाँ लिख लो या वहाँ लिखेंगे, a डॉट b बराबर और cos 0 का वैल्यू 1, तो उनके परिमाण के बराबर होगा। तो अभी यही और इस पे आधारित क्वेश्चन नेक्स्ट। ओके।